तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो लोग जिनको कि जेनेटिक हिस्ट्री रहती है घर में या फैमिली हिस्ट्री रहती है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जिनको सोराइसिस की रहती है, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस उनमें हो सकता है ट्रिगर होने का सोराइसिस। ऐसा है क्या? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सोराइसिस की जो पपड़ी होती है उसके अंदर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पेशेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप उस पपड़ी को उखाड़ते हैं तो नीचे हल्का सा ब्लड का स्पॉट आता है, वही डिफरेंशिएट करता है कि ये सोराइसिस है। हाय एवरीवन, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल। आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूं। हम दुनिया का पहला ऐसा पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जहां पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर मिलके सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं और हमारा 93% सक्सेस रेट रहा है। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर धवन को। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन। हम लोग फरीदाबाद में काया क्लब क्लिनिक रन कर रहे हैं और पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोग कंसल्टेशन दे चुके हैं। काया क्लब ग्लोबल दिल्ली एनसीआर में क्लिनिक है जहां पर कि आसपास के लोग विजिट करके अपनी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जो दूर से पेशेंट्स हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, वो सब लोग पेशेंट्स हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करके और अपनी दवाइयाँ ऑनलाइन मंगाते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि काया क्लब ग्लोबल वर्ल्ड का पहला ऐसा क्लिनिक है जिसने कि अमेरिका में नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन के साथ मिलके वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया। और नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन क्या है, 50,000 पेशेंट्स जो सोराइसिस से सफ़रर हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो कॉमन डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन है, किस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उनको आराम आया, वो सारा एक ग्रुप बना हुआ है। और उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया काया क्लब के ट्रीटमेंट को जब हमने उनके साथ वहाँ अमेरिका में जाके उनके साथ हमने ये काम शुरू किया। और फिर हमने clinicsorasis.com के नाम से एक वेबसाइट बनाया और इस वेबसाइट में हमने जो पेशेंट अमेरिका से दवाइयाँ मंगाना चाहते थे वो अपना प्रोफाइल हमारे डॉक्टर्स को भेजते थे और हमारे डॉक्टर्स उनकी स्टडी करके उनके केस को और दवाइयों को ऑनलाइन भेजा जाता था। तो पिछले 15-20 सालों से ऑनलाइन मेडिसिन का एक सक्सेसफुल मॉडल हमने डेवलप किया है। मैंने जब आपसे बात करने से पहले, हमने ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक्चुअली मैंने स्टडी भी किया था और जब मैंने स्टडी किया सोराइसिस के बारे में तो मैंने देखा कि क्लिनिक सोराइसिस गूगल पे भी आप अगर सर्च करते हैं तो आज की डेट में भी 15 साल पहले का वहाँ पे गूगल में सर्च रिजल्ट आता है उसका। पूरे फोरम बने हुए हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में भी अगर आप जाके सर्च करें तो काया क्लब ग्लोबल का जो सोराइसिस का ट्रीटमेंट है वो अभी भी ट्रेंडिंग है गूगल पे। 15 साल पहले के जो आर्टिकल्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। चलिए डॉक्टर, हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे आज के मेन सोराइसिस के बारे में ये पॉडकास्ट है। तो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट सोराइसिस। तो हम पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर धवन से पूछेंगे वो ये है कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। डॉक्टर धवन, आप प्लीज बताइए, व्हाट इज सोराइसिस? देखिए, सोराइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पैचेस बनते हैं और वो छोटे छोटे पैचेस की मेन पहचान क्या है कि उनके ऊपर हल्की सी सिल्वर कलर की पपड़ी आती है और वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो पैच आते हैं वो जुड़ के एक बड़ा पैच बना देते हैं। इसी को सोराइसिस कहा जाता है। और इसके सबसे कॉमन लोकेशंस कौन से हैं, ये जनरली स्कैल्प से शुरू होता है या स्किन फोल्ड से शुरू होता है। 90% पेशेंट आगे हमें यही बोलते हैं कि सर हमारी कोहनी पे और घुटने के ऊपर सोराइसिस शुरू हो गया है। और सोराइसिस नहीं, वो आगे यही बोलते हैं कि हल्की पपड़ी वाले स्केल्स आ रहे हैं, तो हम उसको जज करके बताते हैं कि ये सोराइसिस के अर्ली सिम्टम्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सोराइसिस की जो पपड़ी होती है उसके अंदर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पेशेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप उस पपड़ी को उखाड़ते हैं तो नीचे हल्का सा ब्लड का स्पॉट आता है, वही डिफरेंशिएट करता है कि ये सोराइसिस है। क्योंकि कई बार सिमिलर पैचेस एक्जिमा के और पेशेंट के भी और डिजीज के भी होते हैं, लेकिन सोराइसिस अकेली ऐसी डिजीज है जिसको कि उखाड़ने से, पपड़ी उखाड़ने से नीचे ब्लड के स्पॉट्स नजर आते हैं। डॉक्टर धवन, इसी को आई थिंक मॉडर्न मेडिसिन में जो कहा गया है उसको ऑस्पिट्स साइन कहा गया है, जिसको पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो आप बता रहे हैं ना, या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी एक्सटेंसार सर्फेसेस है, जितने भी जॉइंट्स के फोल्ड हैं वहाँ पे शुरू होता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि ये कुछ एक मौसम में बढ़ जाती है या किसी एक मौसम में कम हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? बहुत बहुत कॉमन है, जैसे आप कह रहे हैं
90% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है उनके अंदर सोराइसिस का ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। और हमने ये भी नोट किया है कि जिन पेशेंट में स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, लाइफ ठीक चल रही होती है, सोराइसिस स्टेबल रह रहा होता है, जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस बढ़ती हैं एकदम सोराइसिस ट्रिगर करता है, और अल्कोहल वाले पेशेंट का भी ट्रिगर करता है। लेकिन 90% पेशेंट में विंटर के साथ इसका रिलेशन है। मतलब सीजनल वेरिएशन है इसका, जब मौसम बदलता है तो ये बढ़ जाती है और बाद में वैक्सीन वेनिंग इसका सिम्टम रहता है बेसिकली। तो क्या ये डिजीज़ कॉमन है, क्या ये बढ़ रही है, इसका कैसा प्रेवलेंस कैसा है इसका दुनिया में? देखिए, बहुत ज़्यादा केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये केसेस हमारे पास, जैसे हमने बताया पहले कि हमने आज से 15-20 साल पहले clinicpsoriasis.com के नाम से वेबसाइट स्टार्ट किया, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। तो उसका कारण क्या था? कारण था कि वहाँ पर मौसम ठंडा था, वहाँ पर लोगों की डाइट जो है वो फैट वाली डाइट थी, वहाँ पर पेशेंट कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, और ये नॉन ट्रिगर्ड हैं सोराइसिस के, इसलिए वहाँ पर सोराइसिस बहुत ज़्यादा था। और इंडिया में सोराइसिस थोड़ा कम था। लेकिन हमने अपने पिछले 15-20 साल के एक्सपीरियंस में हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास पेशेंट्स की गिनती 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। रीज़न कि हम उन्हीं का लाइफस्टाइल अपनाने लग गए हैं। इसीलिए हमारे केसेस में अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स हमारे पास आते हैं हमारे डॉक्टर्स के पास, वो रिव्यू करते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब वेस्टर्न लाइफस्टाइल कॉपी करने की वजह से जो है अब हमारे देश में भी सोराइसिस की प्रेवलेंस पहले से 4 गुना, जैसे आप कह रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा डेफिनेटली बढ़ गया है। तो ये सब लाइफस्टाइल इसका मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोराइसिस की उत्पत्ति में, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेट। देखिए, जेनेटिक हिस्ट्री, जिन जिन पेशेंट में जेनेटिक हिस्ट्री होती है, अगर वो पेशेंट जो ट्रिगर्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ट्रिगर्स क्या है? स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, उनका इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो नहीं कर रहे होते और अल्कोहल ले रहे होते हैं, तो वो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजन है उसकी वजह से ये ट्रिगर्स होने से सोराइसिस एकदम तेजी से बढ़ता ही। तो सबसे ज़्यादा मतलब जिन लोगों में एक तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है सोराइसिस की, क्या कोई और डिसीजेस भी हैं जैसे ब्लड प्रेशर, उनका भी कुछ कोरिलेशन है? देखिए, क्या हो रहा है कि सोराइसिस के पेशेंट्स जो होते हैं इनके अंदर ओबेसिटी सबसे ज़्यादा मिलता है हमें। ओके। जो पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा है उनके अंदर प्रेवेलेंस ज़्यादा है कि सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। थायराइड वाले पेशेंट्स को और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये ओबेसिटी से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, और सोराइसिस भी हमारा लाइफस्टाइल है। डॉक्टर थॉर्न, इसके और कॉजेज क्या हैं? आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पुरानी आयुर्वेदिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या कॉजेज हैं सोराइसिस होने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये पूछा है, क्योंकि इसको मॉडर्न एंगल से जब हम पकड़ते हैं, मॉडर्न टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि सोराइसिस इज इनक्योरेबल एंड लाइफ लॉन्ग डिजीज, और आयुर्वेद क्या कहता है? ये कष्ट साध्य रोग है। मतलब ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो आयुर्वेद के एंगल से मैं आपको आज समझाना चाहूँगा, और मैं अपने दर्शकों को भी बताऊँगा कि बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को समझें कि क्या हो रहा है, सोराइसिस की उत्पत्ति क्यों होती है। सोराइसिस की उत्पत्ति होती है, नंबर 1, ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं, इससे जब बॉडी के अंदर विष की उत्पत्ति होती है, जिसको आम भाषा में हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो टॉक्सिन्स ब्लड में घूमते हुए सोराइसिस को ट्रिगर कर रहे होते हैं। और एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, सोराइसिस किन पेशेंट में ज़्यादा होता है? पहले पचे हुए भोजन के, पहले पचे हुए खाने के ऊपर और खाना खा लेना। अभी पहला आपका फूड डिजेस्ट नहीं हुआ और आप और खाना खाते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनेंगे और वो ट्रिगर करेंगे आपके सोराइसिस को, और अदर कंडीशंस को भी वो पैदा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, सेकंड स्टेप इसके साथ ऐड हो जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और आपका ऊपर से स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी लाइफ में चल रही हैं, और आप लंबा टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर चिंतन कर रहे हैं या उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस बुरा नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर द बॉडी। हमारी बॉडी लंबा समय तनाव झेलने के लिए नहीं बनी हुई। तो इसलिए अब हमारी बात क्या आई, अगर आपको नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस अगर आप ले रहे हैं, और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। मैं इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा, जो आप, ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि 3000 साल पहले जो हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, इतने साल पहले, वो आज की डेट में मॉडर्न साइंस ने वैलिडेट कर दिया है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन, इसके साथ साथ
मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन रहती है, जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहती है, तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं इसमें कि एक हम पकड़ें कि जेनेटिक्स, एक आपने बताया लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन, है ना, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, इंटरनल बॉडी के स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो गया, बाहर से बॉडी का स्ट्रेस, मान लो कि ठंडा एनवायरनमेंट हो गया, धूप का ना मिलना हो गया, ये हमारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स हो गए। इंटरनल ट्रिगर हमारे स्ट्रेस हो गया। तो जिन लोगों में जेनेटिक है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है और ये ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है बॉडी में, मॉडर्न मेडिसिन भी यही कह रहा है कि एक ऐसा प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे कि चमड़ी के बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। और यही चमड़ी के बनने की रफ्तार को ही हम सोराइसिस कह रहे हैं, जिससे कि पपड़ी बन रही है और पपड़ी झड़ रही है, स्केल्स जिसे हम फिश लाइक अपीयरेंस जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं। आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसे हम एक टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं, जहाँ पे कि जो सोराइसिस के सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्केलिंग हो गया, रैशेस हो गया, इचिंग हो गया, अगर हम इसको सबसे ऊपर पकड़ें, उसके बाद अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट को हम पकड़ें, जैसे कि स्वोलन जॉइंट्स, सोराइटिक आर्थराइटिस जैसे हम कहते हैं, जो कि एक सिवियर एडवांस स्टेज है सोराइसिस का, आई थिंक ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सतह के ऊपर से दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जो नीचे सतह के नीचे जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपका इंटेस्टाइनल बाउल डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपके, या फिर हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आपने बताया, ब्लड प्रेशर आपने बताया, ये एक एक्चुअली मेन जो छुपा हुआ है, जो नजर नहीं आ रहा है, ये हैं सारे असली कारण। और जो स्किन रैशेस हैं और जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, ये बस इसकी डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ये पॉइंट कह रहे हैं आप, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ जो सोराइसिस के पेशेंट को सबसे ज़रूरी बात समझने वाली क्या है, सोराइसिस ये कहने आता है कि आपकी डिजीज़, बड़ी डिजीज़ शुरू होने का समय पास आता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सोराइसिस के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको स्टीरॉयड ट्यूब बताता है, आप उसको दबा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सोराइसिस इज ए सीरियस डिजीज़, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो हम कायाकल्प पे अब ट्रीटमेंट गाइड करेंगे आपको, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है कि अंदर से टॉक्सिन अंदर से ठीक करो। अदरवाइज जनरली हमने क्या देखा है, 5 ईयर टू 10 ईयर्स के टाइम में जिन पेशेंट के स्किन और नेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके अंदर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट और उसके अंदर हाइपरटेंशन, उसके अंदर शुगर, ये बीमारियां ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये सारी आयुर्वेद के अनुसार सारी ही लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट बहुत लाइटली लेते हैं सोराइसिस को, अपने छोटा सा, चलो मेरे को तो सर्दियों में आता है डॉक्टर साहब, एक ट्यूब लिख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोराइसिस को हमें एक ऐसा समझना चाहिए कि ये एक ऐसा इंडिकेशन भगवान ने आपको दिया है कि आप अपनी लाइफ को मॉडिफिकेशन करें ताकि बड़ी डिजीजेज ना आए। एग्जैक्टली। तो ये हमारे व्यूअर्स से मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हम ऐसे और बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं जहाँ पे कि हम सफ़ेद दाग हो गया या सोराइसिस हो गया या और भी डिजीज़ की अगर हम पकड़ें तो हम ऐसे एक इंटरेक्टिव पॉडकास्ट लेके आएंगे जहाँ पे कि दुनिया में अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया है कि एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल के एक डिजीज़ को प्रॉपरली डायसेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में ऑडियंस को बता रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कायाकल्प ग्लोबल उठा रहा है इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से, या कुछ ऐसी आपको गलतफहमियां पता हो जो पेशेंट्स आपके पास जब आते हैं, जब कायाकल्प ग्लोबल पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो कुछ गलतफहमियां सुनने को मिलती हैं क्या आपको? देखिए, बहुत सारी गलतफहमियां लेते हुए लोग मेरे पास आते हैं और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है कि क्या ये कॉन्टेजियस है, मतलब क्या छूने से तो नहीं खाया जाएगा। मैंने भी बहुत सुना है। हाँ, तो मैं कई बार हंसी में अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मेरे को 30 साल से सोराइसिस के पेशेंट को मैं रगड़ के देखता हूँ, मेरे को अगर नहीं हुआ तो ये किसी को नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा। तो अभी तक तो ये पॉइंट है, इट इज़ नॉट ए कॉन्टेजियस डिजीज। मैं अपने दर्शकों को यहाँ आपके माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आई थिंक मैंने गलतफहमी ये भी सुनी है कि सोराइसिस सिर्फ ड्राई स्किन होती है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, जो आप चीज़ कह रहे हैं, क्या होता है आजकल पेशेंट की लाइफ इतनी हेक्टिक है कि वो अगर उसको सोराइसिस के 2-3 पैच नज़र आते हैं ना और बालों में डैंड्रफ नज़र आता है तो वो कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट काम पड़े हुए हैं, इसको देख लेंगे बाद में। इसलिए वो उसको ड्राई स्किन समझ के ही कैजुअली ले रहा होता है। लेकिन अगर आप एक ही बात समझें, अगर आप अपनी पपड़ी को उखाड़ पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ड्राई स्किन नहीं है और वो सोराइसिस है। तो अगर आपका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होता और आप इसको कैजुअली लेते हैं तो वो डेफिनेटली विदिन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स वो पिटिंग ऑफ नेल्स करेगा। आप अपने पेशेंट्स को मैं ये भी कहना चाहूँगा, अभी आप अपने नेल्स चेक करें।
अगर आपके नेल्स के ऊपर हल्के हल्के खड्डे पड़े हुए हैं या पिट्स बने हुए हैं, इसका मतलब ऑलरेडी डिजीज सेकंड स्टेज में जा चुकी है, नेल इन्वॉल्वमेंट हो गया। और अगर यहाँ पर अगर आप इसको नहीं पकड़ते तो ये जॉइंट इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको सिर्फ ड्राई स्किन कह देना गलत। इट इज नॉट एडवाइजेबल। आई थिंक ड्राई स्किन समझने की वजह से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इसको एक कैजुअल अप्रोच रखते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जो दवाई है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, या इसका ट्रीटमेंट नहीं है, या इसकी जो दवाइयाँ हैं वो अगर एक बार शुरू कर दी हैं तो चलती रहेंगी, ऐसा भी मैंने कुछ सुना है। ये आई थिंक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसा नहीं है। स्पेशली काया क्लब ग्लोबल की ट्रीटमेंट से अगर आप हमारे साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये एम रखते हैं कि बीमारी वापस ना आए। सबसे बड़ा जो पेशेंट के माइंड में कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि बीमारी ठीक तो हो जाती है लेकिन वो वापस आ जाती है अगली सर्दियों में। तो हम भी अपने पेशेंट्स को काया क्लब ग्लोबल पे यही बोलते हैं कि हमारा एम है कि 2 सर्दियां अगर हम पेशेंट की पार करवा दें, जिसमें कि उनको रिकरेंस उसके बाद जो होती है वो बहुत सालों तक नहीं, कभी भी नहीं होती है उसके बाद। और हम सर्दियों में जो है खाने की दवाई और लगाने के लिए तेल देते हैं, और उसके बाद आई थिंक गर्मियों में हम उनको डोज खाने वाली बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम जो है लगाने के लिए बस हमारा सॉर्क्यूर ऑयल देते हैं, जिससे कि लगा के वो बस 10-15 मिनट धूप दिखाते हैं, जो कि कवच की तरह एक्ट करता है और उससे बीमारी वापस नहीं आती है। तो पेशेंट का जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि खाने वाली दवाई क्या लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। सोराइसिस की जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग आपको खाने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स एक सॉर्क्यूर ऑयल जो हमारा है वो आप लगाते रहिए कभी कभी, और उसमें सन एक्सपोजर आप करते रहें तो कवच की तरह वो एक्ट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप पहले भी बताया कि जिन कारणों से सोराइसिस शुरू हो रहा है, जो उसके ट्रिगर्स हैं वो हमें कंट्रोल करने हैं, जैसे कि आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हमने इतना स्ट्रेस दिया है इस वीडियो में। डॉक्टर धवन, कोई और टिप हो आपके पास पेशेंट्स के लिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ आप बताना चाहें उनको? तो पहला टिप तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अर्ली स्टेज में सीरियसनेस को पकड़ना इस डिजीज में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ही होम रेमेडी है और सारे सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो है हमारे घर की हल्दी का प्रयोग। अगर आप 3 ग्राम हल्दी रात को दूध में डाल के पी लेते हैं तो हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज अमेरिका में $20 का करकुमिन एक्सट्रैक्ट के नाम से सोराइसिस के पेशेंट वो खरीद के खा रहे हैं, लेकिन हमारे किचन में हल्दी पड़ी हुई है और हम 3 ग्राम हल्दी दूध में डाल के उसको नहीं पी रहे हैं। बहुत आसान है कि सोराइसिस आपने पढ़ा होगा, अपने पुराने लोग भी कहते थे कि हल्दी से जख्म भरते हैं, और सोराइसिस एक तरह का जख्म ही तो है। अगर आप हल्दी खाएंगे डेफिनेटली वो उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करके हीलिंग की प्रोसेस को वो फास्ट कर देता है। अमेजिंग। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को बहुत ही बेनिफिट होगा आपकी इस टिप से। तो कहीं ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। डॉक्टर धवन, बहुत अच्छा लगा आप आए इस पॉडकास्ट पे, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें हमसे कमेंट सेक्शन में, जिसको हम अपने अगले पॉडकास्ट में उठाएंगे, डॉक्टर धवन से पूछेंगे और उस क्वेश्चन का हम 100% आंसर करेंगे। तो ये था आज का पॉडकास्ट ऑल अबाउट सोराइसिस। थैंक यू।